जनता पार्टी तो राजनीतिक संगठन है आरएसएस का। आरएसएस में महत्वाकांक्षा को बहुत जगह नहीं दी जाती थी, अपना जिसके कारण इनका एक त्याग की अपनी प्रतिमूर्ति और ये सारा स्वरूप इनका बना करता था। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में सीधे सीधे महत्वाकांक्षा टकरा रही है लोगों की, और अब लोगों को यह है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर लें, हम कितना ज्यादा ज्यादा धन अर्जित कर लें, तो वह त्याग और तपस्या वाली भावना तो खत्म है। तो इसका इसका क्या असर पड़ने वाला है इससे ये इन चुनावों में? देखिए डॉक्टर साहब, जो एक तो इसमें ये बात है कि जो समाज में बदलाव आया है उसमें चाहे आरएसएस है या कोई और संगठन है वो अछूते नहीं रहे हैं। महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, लोगों की जरूरतें भी बड़ी हैं। अभी जो मतलब पार्टी के होल टाइमर्स होते थे वो बहुत कम पैसों में काम करते थे पार्टी के लिए और एक विचारधारा से जुड़ के काम करते थे। लेकिन अब हर आदमी की जो एक इच्छाएं हैं और हर आदमी की ज़रूरतें हैं वो बड़ी हैं। और दूसरी ओर जब पार्टी जो है, पहले आरएसएस जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तो उनको मालूम था कि उनके पास जो है कोई बहुत ज़्यादा वो सरकार में जो है वो स्थान मिलने की संभावना कम है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन रही हैं उसमें ज़्यादा स्थान हो रहे हैं, तो हर आदमी की ये इच्छा है कि क्यों ना मैं उस स्थान को वो करूं। और जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस ने भी ये प्रयास किया है कि सरकारों में उनके आदमी जाएं, एमएलए बने और सरकारों में वो काम करें। और उसका दो फायदे हैं। एक तो ये है कि जो संगठन मतलब सरकार है उसमें आरएसएस का पूरा हस्तक्षेप है, और दूसरी ओर जो है जो आरएसएस के जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भी पूरी करने में उनकी कोशिश रहती है। तो इसमें यही मैं कहूँगा। लेकिन जो दूसरी विचारधारा के स्तर पे आपने एक बात कही कि कांग्रेस विचारधारा की जो लड़ाई लड़ रही है, तो उसमें मेरा मानना है कि कांग्रेस उसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो रही है। और विचारधारा की लड़ाई अगर कोई मतलब अगर नेहरू को भी डिफेंड करना पड़ रहा है तो वो भी वामपंथी पार्टियों के लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो कांग्रेस के नेता है वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, और पॉलिसीज की तो बात ही क्या है। जो कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीद यहाँ पे जो है, मैंने हिमाचल में जैसी बात की वो इस बात पे लगी है कि उनकी विचारधारा की लड़ाई नहीं है। उनकी लड़ाई तो ये है कि 5 साल के बाद यहाँ सरकार बदलती है तो इस बार हमारी बारी है, तो इसलिए हमारी बारी में जो लोगों के मुद्दे हैं वो उनको उठाने में कोशिश कर रहे हैं। और मतलब संयोग से ये बात बनी है कि जो उपचुनाव के नतीजे आए चारों वो कांग्रेस के पक्ष में गए, तो उनको ये लग रहा है कि अब जो है माहौल भी बना है और रिवायत भी ये है कि 5 साल के बाद सरकार बनती है, तो इसलिए हमारी बारी और सरकार में हम आएंगे। और मतलब यही जो एक बात मैं समझता हूँ, ये बात कई जो है घातक भी हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेसेंसी है इससे डेवलप होती है वहां पे कि हम तो अब सरकार में आने वाले हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसको आप जो है हल्के में नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी जो हिमाचल का चुनाव है वो बहुत गंभीर रूप से लड़ रहा है। जैसे अभी बात भी की मेरे से पूर्व साथियों ने कि जो प्रधानमंत्री है वो कितना महत्व दे रहे हैं हिमाचल के चुनाव को। एक निर्दलीय उम्मीदवार को बिठाने का वो उसके लिए फोन कर रहे हैं। हिमाचल में जो है वो 5 या 6 रैलियां मेरे ख्याल में कर चुके हैं, और उन्होंने यहाँ घोषणाएं भी बहुत की हैं। और वो हिमाचल में क्योंकि प्रभारी रहे हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जब वो जनरल सेक्रेटरी थे तो बहुत लोगों से उनका जुड़ाव भी है, उनसे संपर्क भी है। उसको भी वो जो है पार्टी के लिए पूरा प्रयोग कर भारतीय जनता पार्टी की जीत में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं है, आप देखो कि वो जो पंजाब में जो एक डेरा है उसके वो गुरु से भी मिले हैं, अभी परसों चौथी उसके गुरु से भी मिले हैं, उनको भी उन्होंने साधने का प्रयास किया है। और मतलब उनका हर कोशिश ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिमाचल में चुनाव जीते। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो काफी मतलब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अपने जिला में और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काफी प्रॉब्लम्स है तो उनको समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो भी जो है अपनी पूरी क्षमता और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन जो है इसमें लगा हुआ है। तो जो कांग्रेस पार्टी की जैसे राजीव ने भी बात की
कि अगर वो कांग्रेस पार्टी कंप्लेसेंट होती है और जो उनका जिस तरह से चुनाव की मशीनरी होनी चाहिए, अगर वो मशीनरी, वैसे पंत साहब ने तो कहा कि हमारी मशीनरी तैयार है, लेकिन अगर वो मशीनरी जो है कहीं चूक जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही मैं कहना चाहूंगा। हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। राजीव खन्ना जी, अब आपसे मैं बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी चाहूंगा। एक तो एक कहावत है हम लोगों के यहाँ कि यही आशा लटकन रहे, तो केवल आशा और उम्मीद पर कि नहीं 5 साल बाद सरकार बदलती है तो हम आ जाएंगे। और एक तरफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए कमजोरियां तो आ गई हैं, और जब एक बार शरीर कमजोर होता है, मन कमजोर होता है, तो तरह तरह की व्याधियां उसको घेरना शुरू कर देती हैं और उसको और कमजोर करती हैं। तो यह दोनों जो पोल हमको दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस और भाजपा का, यह दोनों पोल कोई बहुत अब इन दोनों पोल में से जनता का विश्वास कौन अर्जित कर पाएगा? आप इसको क्या समझते हैं? वैचारिक रूप से क्या इसको जो भी वैचारिक आधार देने वाले लोग हैं, क्या उनका भी कोई रोल हो सकता है इस दोनों पोलराइजेशन को में से किसी पोल को मजबूत करने में? आप इसको किस तरीके से देखते हैं, राजीव खन्ना जी? देखिए, ऐसा है तिवारी साहब, एक चीज जो अच्छी इस चुनाव में हुई है या देखने में आ रही है, वो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोगों ने इसको रियल इश्यूज पर ही फोकस करवा कर रखा है दोनों पार्टियों का। जिस तरह की पहले हमने बात की कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई, वक्फ प्रॉपर्टीज की सर्वे की बात बीजेपी ने कोशिश की, पर लोगों ने उस नैरेटिव में जाने से इनकार कर दिया। तो मतलब कि लोगों पीपल सेंट्रिक के कब कह लीजिए इश्यूज पर यह चुनाव है। बात वही है कि क्या लोग कन्विंस हुए हैं बीजेपी का जो मॉडल है, या वो सोचते हैं कि डबल इंजन की उनको वाकई ही जरूरत है, वो एक चीज है। दूसरी तरफ अगर वो कांग्रेस को वोट देते हैं तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस कहूंगा और खुद का ये मानना है कि इसमें कांग्रेस की अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये आप ये कह लीजिए कि ये लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं एक प्रदेश की सरकार के विरुद्ध। और इसके बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रदेश सरकार की है, जयराम ठाकुर की सरकार की है, प्रदेश के नेताओं के खिलाफ है। आज अगर आप वैसे बात करें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही। तो बड़ा एक डिस्टिंक्ट चीज है ना कि एक नेशनल लेवल का मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस लड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी लोगों की तरफ से देखे तो बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, प्रदेश सरकार के खिलाफ, नेशनल लीडरशिप के साथ नहीं है। और यही चीज जो रेबल खड़े हुए हैं बीजेपी के, उनके सपोर्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे कैंडिडेट के साथ इस समय इन्होंने ज्यादती की है तो हम रेबल्स खड़े हुए हैं और उनका हम रेबल्स का सपोर्ट कर रहे हैं। पर कल अगर ये 2024 की बात आती है तो हम फिर वापस बीजेपी की तरफ ही जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत हैं। और कांग्रेस बिना एक नेता के, एक मतलब मैं कहूंगा एक अम्ब्रेला नेता के चुनाव लड़ रही है। तो ये अपने आप में क्या ये एक्सपेरिमेंट यहां सक्सेसफुल होता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की खेमेबाजी हिमाचल तक सीमित नहीं है। ये तो एक कल्चर बन चुका है उस पार्टी का जिसको हम कांग्रेस कल्चर कहते हैं। तो क्या ये कलेक्टिव लीडरशिप का फॉर्मूला अगर ये यहां काम करता है तो क्या ये बाकी जगह भी दोहराया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो जिसका जवाब अब रिजल्ट्स के साथ ही हमको मिलेगा। जी तिवारी जी।